नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गुज़िश्ता 2 दिनों में माफ़ कीजिएगा, गुज़िश्ता 2 या 3 दिन से अगर आप तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स, सेनेटर्स, स्पोक्स पर्सनस और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बार फिर एक बड़ी भरपूर मीटिंग की अपने स्पोक्स पर्सनस के साथ, लेकिन इन तमाम स्पोक्स पर्सनस की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अगर आप स्टेटमेंट्स देखें, उनकी वीडियो स्टेटमेंट्स देखें, प्रेस ब्रीफिंग्स देखें, उनके ट्वीट्स देखें जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, फवाद चौधरी साहब के या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज के, या जिस तरह से शेख रशीद साहब मुसलसल फरमा रहे हैं, तो उस हिसाब से पीडीएम जो है वो फौत हो चुकी है, पीडीएम कोलैप्स हो चुकी है। पीडीएम वो कहते हैं, तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि पीडीएम का नारा था इस्तीफ़े देंगे, जल्द से करेंगे, हुकूमत को नीचे ले आएंगे, दिसंबर के आखिर तक ले आएंगे, उसके बाद लॉन्ग मार्च है। लेकिन फिर पीडीएम जो है वो आ गई ज़िमनी इंतखाबात की तरफ, सेनेट की तरफ, और अब बात चूँकि बिलावल भुट्टो ने कर दी है नो कॉन्फिडेंस वोट की, तो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो बज़ाहिरन वो जो डिवाइड एक नज़र आती है, उन्हें कॉन्ट्रडिक्शन, एक तज़ाद नज़र आता है पीपीपी की और पीएमएलएन की पोजीशन में, उसमें वो बड़ी मुसरत जो है वो महसूस करते हैं और वो बहुत बैंक करते हैं बिलावल जरदारी भुट्टो की इस पोजीशन पे, जिसे मैं आपको सुनाने लगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म के थ्रू इंशाल्लाह ताला जमहूरी आईनी कानूनी तरीके से इस हुकूमत को घर भेज देंगे। जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए, अदम एतमाद कठपुतली वज़ीर आला के खिलाफ, अदम एतमाद कठपुतली स्पीकर के खिलाफ, या अदम एतमाद नालायक, नाजायज, नाअहल सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के खिलाफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को खुशी ये है कि बिलावल भुट्टो तो बात कर रहे हैं अदम एहतमाद की तहरीक की, लेकिन एहसन इकबाल कहते हैं कि बिलावल भुट्टो की बात में वज़न नहीं है, बिकॉज बिलावल भुट्टो हमें शो करें कि उनके पास ऐसे नंबर हैं। सुन लेते हैं एहसन इकबाल को भी। अगर बिलावल भुट्टो साहब के पास ऐसे नंबर्स हैं तो वो ज़रूर पेश करें जिससे वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं, लेकिन सेनेट के अंदर हमने देखा कि जहां नंबर्स हमारे पास थे वहां भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी। तो लिहाजा हमें एक ही रास्ता है जिस पर चलना चाहिए, और वो ये है कि इस हुकूमत के खिलाफ एक फैसला कुन लॉन्ग मार्च करनी चाहिए। अब नाज़रीन इसके आगे बहुत गौर से बात सुने, वो ये है कि ये तो आपने सुन लिया दोनों कि पीपीपी कहती है कि अदम एहतमाद की तहरीक होनी चाहिए, बिलावल भुट्टो कहते हैं, एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि हम समझते हैं कि इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए लॉन्ग मार्च ही हो सकती है। अब से कोई 1 हफ़्ता पहले हारून रशीद साहब ने, जो इस मुल्क के मुमताज़ कॉलमनिस्ट हैं, राइटर हैं, एडिटर हैं, हमारे कुलीग हैं 92 न्यूज़ में, उन्होंने एक दावा किया, और दावा ये था कि एक बैनुल अक़वामी साजिश है अमेरिका की और एक अरब मुल्क की, एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ एक ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए कि उनसे हुकूमत छीन कर एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो लाई जाए, और पाकिस्तान की जमातें जो हैं, इसमें सियासी जमातें भी इस साजिश का हिस्सा है। क्या कहा था हारून रशीद साहब ने, वो भी सुन लेते। एक मंसूबा बनाया गया है अमेरिकी सरपरस्ती में, जिसमें जो बाइडन के दौर में अमल करने की कोशिश की जाएगी। मंसूबा है, मंसूबा, लफ्ज़ मंसूबा जहन में रखें। इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए, एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बना दी जाए, वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ कर दिया गया है। सियासी पार्टियां भी सरगर्म, नवाज शरीफ की तायद भी हासिल है, और उससे ज़्यादा मौलाना फजलुर रहमान की। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों को वसाइल मुहैया कर दिए गए हैं, टास्क दे दिया गया, फरवरी के आखिर में होगा इस्लामाबाद में मुजाहरा का। मैंने आपसे शुरू से कह रहा हूँ, पिंडी में नहीं होगा, इस्लामाबाद में होगा। NGOs की मदद हासिल करने की कोशिश की जाएगी। ये जो है ना इत्तेहाद बैन ज़िद्दैन है, यानी बिल्कुल ही 2 मुखालिफ अनासर का इत्तेहाद है। इसमें जमीयत उलमा इस्लाम शामिल है, इसमें नून लीग शामिल है, इसमें सिविल सोसाइटी के लिबरल एलिमेंट शामिल हो गए। एक तूफ़ान आप देखेंगे सोशल मीडिया पर। नहीं, गौर से सुने तो हारून रशीद साहब ये कह रहे हैं कि फरवरी के आखिर में एक तूफ़ान खड़ा किया जाएगा, और उस तूफ़ान के अंदर PMLN तो है, इसमें मौलाना फजल रहमान की जमात भी है, इसमें मीडिया के हिस्से भी हैं, इसमें NGOs भी हैं, इंटरनेशनल भी है, लेकिन इसमें दर हकीकत वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी नहीं है। अब ये वो सारा बैकग्राउंड है जिसे व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया पर और इस्लामाबाद के सियासी हलकों में बहुत डिस्कस किया गया गुज़श्ता चंद दिनों से, क्या ऐसी कोई चीज़ वाकई हो सकती है। ये हारून रशीद साहब ये कहाँ से ये कहानी लेकर आ गए हैं, ये कहीं मुबालगा आ रही है, कोई हकीकत भी है ऐसी बात में कि नहीं। लेकिन आप जब पार्लिमानी, आज जब PMLN की पार्लिमानी कमेटी
कमेटी की मीटिंग के बाद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा बाहर निकली और उन्होंने जो कुछ कहा उससे एक बार फिर लोगों को शक लगा कि PMLN इसरार कर रही है कि लॉन्ग मार्च होनी चाहिए। बिलावल साहब तो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि तहरीक एतम एतमाद लेकर लाने पर जोर दे रहे हैं। बिलावल वो बात करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। उन्होंने यही बात कही है कि मैं PDM में लेके जाऊंगा उसको। जब वो PDM में लाएंगे तो जाहिर है। मैडम आपकी क्या राय है? सेनेट इंतखाबात मेरी जाती राय ये है हमें भी करने देना कि जिन कुव्वतों को हम पॉलिटिक्स से और पॉलिटिकल मेडलिंग से बाहर निकालना चाहते हैं उनको इन्वॉल्व हमें फिर नहीं करना। बहुत माना खेज़ अल्फाज हैं, बहुत माना खेज़ जुमले कहे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने। यहीं से हम बात का आगाज़ करते हैं कि क्या कोई ऐसा प्लान हो सकता है। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब जो PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स, पाकिस्तान के कॉमर्स के मिनिस्टर रह चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू खुर्रम दस्तगीर साहब। मेरे साथ स्टूडियोज़ ही में तशरीफ़ रखती हैं कमल शौज़ब साहिबा जो MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की। उसके अलावा कई कमेटीज़ में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग कमेटी की, डिफेंस, इंफॉर्मेशन, IT और टेलीकॉम की मेंबर भी हैं और तहरीक इंसाफ के जो इनिशियल मेंबरान हैं 1997 से उनमें इनका शुमार होता है। वेरी वार्म वेलकम टू हर एज वेल। और मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब चौधरी मंजूर साहब वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। चौधरी मंजूर साहब जो है कसूर से MNA रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके मेंबर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब के। और उसके अलावा जो आसिफ अली जरदारी साहब ने जो दावा किया है कि हम हर तरफ से हमला करेंगे, PDM हर तरफ से हमला करेगी इमरान खान की हुकूमत में, वो भी चौधरी मंजूर साहब से बात करते हुए आसिफ अली जरदारी साहब ने सब कुछ कहा जिसके हवाले से एक हेडलाइन न्यूज़ बनी। सो वेरी वार्म वेलकम टू माय गेस्ट वंस अगेन। और मैं खुर्रम साहब से आगाज़ करता हूँ। खुर्रम साहब, ये कोई ऐसी चीज़ है कि PPP कहती है कि नहीं हमने पार्लियामेंट में इमरान खान का मुकाबला करना है, लेकिन PMLN और मौलाना का इसरार है कि हमने सड़कों पर करना है। और ये जो इल्ज़ाम लगाया है या थ्योरी पेश की है या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पेश की है हारून रशीद साहब ने, इस पे क्या तबसरा है आपका? ये सबसे पहले तो जो कंस्पिरेसी थ्योरी है हारून रशीद साहब ने जो जी वो बिल्कुल गलत है। मैं उसकी तरदीद करता हूँ क्योंकि सारा मकसद ही PDM का जो हदफ है वो ये है कि जल्द अज जल्द इस मुल्क में साफ, शफाफ और मावराए आइन मुदाखलत से पाक इंतखाबात हों, जिसका जिक्र मरियम नवाज साहिबा ने भी आज किया है। ये हमारा मकसद है, उस तक हमने पहुंचना है। लेकिन आप इसरार करेंगे लॉन्ग मार्च पे, जी हम मरियम ने भी यही जी हम ये समझते हैं कि ये जो मैंने बात की ना कि मावराए आइन मुदाखलत जो है उसको उससे पाक। हमने ये देखा जब सेनेट में अदम एतमाद हुआ 1 साल पहले, 1.25 साल हो गया, उसमें अगरचे हमारे पास ऑपोजिशन के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद थी और ये कोई मसला नहीं होना चाहिए था। और वो लोग खड़े भी हुए चंद मिनट पहले एक रेजोल्यूशन के लिए, लेकिन जब एक्चुअल वोटिंग हुई तो उसके अंदर वो मेजॉरिटी ख़त्म हो गई और उसमें भी वही मावराए आइन मुदाखलत का हाथ जो है वो इस्तेमाल हुआ। अब इशू ये है कि अगर हम कौमी असम्बली में भी यही मामला करने जाते हैं तो फिर उसका रिपीट जो है वो किसी के फ़ायदे में नहीं है, हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि तो पीपल्स पार्टी की क्या लॉजिक आपको समझ? पीपल्स पार्टी की लॉजिक ये है कि वो चाहते हैं कि जितने भी आईनी हैं मामलात, और आई थिंक चौधरी मंजूर साहब मुझसे बेहतर जवाब दे सकते हैं, जो आईनी तरीके हैं हुकूमतों को गिराने के, उनको एग्जॉस्ट किया जाए लॉन्ग मार्च करने से पहले। लेकिन हम ये समझते हैं, और ये बात अब PDM में ये जो मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, ये 3 या 4 फरवरी को मीटिंग होगी, उसमें ये पॉइंट्स ऑफ व्यू आएंगे और PDM जो फैसला करेगी हम सब उसके पाबंद होंगे। हमारा ये ख्याल है कि लॉन्ग मार्च में जाना चाहिए और उसके साथ इस्तीफे भी जॉइन। तो अभी आप इसरार करेंगे कि लॉन्ग मार्च में जाना? जी हम तो इसरार करेंगे। तो वो जो हारून रशीद साहब का थीसिस है कि फरवरी के आखिर में एक ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाह रहे हैं, हम NGOs मिलके, मीडिया मिलके, अमेरिका की हुकूमत, कोशिश ही यही है कि पाकिस्तान में हुकूमतें अवाम की मर्जी से आए और अवाम की मर्जी से जाएं। नहीं तो अवामी की मर्जी लगेगी ना, अगर इस्लामाबाद बंद हो जाता है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, जैसे इमरान खान ने 2014 में करने की कोशिश की। नहीं, लेकिन देखिए ना, एक ये भी है कि ये कहते हैं जी PDM जो है वो मौसर नहीं है। भाई देखिए, हमने तो PTV पर डंडों से कब्जा नहीं करना, हमने इस्लामाबाद पुलिस को डंडों से नहीं मारना, हमने पार्लियामान का जंगला नहीं तोड़ना, हमने ऐवान सदर के ऊपर हमलावर नहीं होना। ये काम PTI ने किया और PTI उसमें कामयाब नहीं हुई। तो हमने तो पुरअमन रहकर, ये आइन की सरबुलंदी की जंग है जो हम लड़ रहे हैं, उसमें देर हो सकती है, लेकिन इशू ये है कि इसको अवाम की ताकत से रिजॉल्व करना है
और अगर ये किसी का ये ख्याल है कि जी अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होगा तो पीडीएम तो इसकी स्ट्रिक्टली इस मामले को रिजेक्ट करेगी, क्योंकि हमें ना ही बैरूनी कोई मावराए आइन मुदाखलत चाहिए, ना ही अंदरूनी मावराए आइन मुदाखलत। अच्छा चौधरी मंजूर साहब, आपका बहुत इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है, बिकॉज आप वकील हैं और वकील होने के अलावा आपकी एक शनाख्त ये भी है कि लेबर मूवमेंट्स जो रही हैं 20वीं सदी की, उसके साथ आपका बहुत दिलचस्पी रही है, लेबर मूवमेंट्स के साथ, लेबर राइट्स के साथ, लेबर मूवमेंट्स के साथ, ह्यूमन राइट्स के साथ। सो यूं बरे सगीर की जो पॉलिटिक्स ऑफ द लेफ्ट है उसका आप हिस्सा रहे हैं। अब एक दूसरी तरफ से जो हारून रशीद साहब ने जो थीसिस प्रेजेंट किया या जो उन्होंने कहा कि उनकी इतला है, वो एक अमेरिकन मॉडल है जिसके जरिए बहुत सी हुकूमतों को एक क्राउड इकट्ठा किया गया, शहरों को बंद किया गया, फिर CNN, BBC और तमाम मगरबी ज़राए ब्लाग और NGO कम्युनिटी और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो एक क्राइसिस खड़ा करती हैं, जैसे हांगकांग में खड़ा किया गया, ईस्ट यूरोप में खड़ा किया गया, बहुत सी जगहों में। और जो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इसी फॉर्मूले को चोरी करके 2014 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को बेदस्तो पाक करके हटाने की कोशिश की। ये भी एक थ्योरी है, ये सब डिबेट चल रही है इस वक्त इस्लामाबाद में। तो अब ये जो थ्योरी है, जो स्पेकुलेट किया है, जो कह रहे हैं हारून रशीद साहब कि जी इस तरह का एक प्लान एग्जिस्ट करता है जिसमें पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं है, PMLN और मौलाना फजलुर रहमान और NGOs उसका हिस्सा है, लेकिन पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं है। इस पर क्या रिएक्शन है आपका? देखिए मेरा ख्याल है ये एक जिद की बात की है इन्होंने, हारून रशीद साहब ने, कि वो तो मौलाना फजलुर रहमान और जो बाकी NGOs की बात की है, वो जिद है ना एक दूसरे की, तो ये कैसे मुमकिन होगा? सो ये एक ऐसी बात है जिसका कोई मुझे नहीं कोई लॉजिक समझ आया या उसके पीछे क्या है। अलबत्ता देखें बुनियादी इशू क्या है। बुनियादी इशू ये है कि ये मुकम्मल तौर पर फेल हो गए हैं। इन्होंने 8,000 अरब रुपया लेकर रेवेन्यू बढ़ाना था, $200 अरब बाहर से महंगाई का खात्मा करना था, पेट्रोल की कीमत 46 रुपए करनी थी, बिजली सस्ती करनी थी, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 50 लाख घर देने थे। सब कुछ उसके उलट हुआ है। इसका मतलब ये है कि झूठ बोला था और वो झूठे वादे और झूठे दावे किए थे इन्होंने, जो लोगों के साथ वो एक्सपोज हो गए कंप्लीट। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली बार जब 27 जुलाई को जब कहा, लेकिन साहब आप नहीं समझते कि अगर एक क्राउड बहुत बड़ा इकट्ठा हो जाए, सड़कें बंद हो जाए, इस्लामाबाद की जगह जगह धरने शुरू हो जाए, 10-15 दिन तक ऐसी सूरत हाल रहे, मैं सिर्फ उधर जो अमेरिकन मॉडल है, तो हुकूमत बेदस्तपा हो जाए। जब मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस असेंबलियों का बाइकाट कर दें, इनमें ना जाए, तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं ये गलत हो जाएगा, इनको टाइम देना चाहिए। अगर ये अगर ये कर पाए तो ठीक है, अच्छी बात है, इस मुल्क के लोगों के लिए किसी को कुछ करना चाहिए। सारी पार्टियां अपने अपने जोर लगाती हैं, इनको भी लगाना चाहिए। और अगर ये नहीं कर पाए तो लोगों के सामने एक्सपोज तो होने दें इनको। वो हमारा फैसला अल्टीमेटली हमने एक कमेटी बनाई और फैसला सारी पार्टियों ने माना, मेहरबानी की। दूसरा सेनेट इलेक्शन के टाइम पे हमने फिर इनको कहा कि नहीं ये गलत हो जाएगा, सेनेट सिंध असेंबली के जाने से सारे पाकिस्तान का सेनेट इलेक्शन नहीं रुकता। उसमें भी अल्टीमेटली मान लिया। फिर हमने जिमनी इलेक्शंस पे कहा कि बाई इलेक्शंस को होने दें। हम अगर एक फर्ज कर ले इस्तीफे देने का फैसला होता है, तो अगर एक बंदा आज जीतता है तो उसे कल पार्टी कहेगी इस्तीफा दे दे हमारे, तो लोग दे देंगे। वो भी मान लिया गया। अब तीसरी बात देखें, हमने जितने ऑप्शंस है, कल आसिफ जरदारी साहब ने क्या कहा है कि सारे वार करें। अब होगा क्या अगर फर्ज कर लें जो आप सिनेरियो पेश कर रहे हैं ये इस मुल्क के अंदर हो जाए, तो फिर भी इमरान खान तो मुस्ताफी नहीं होंगे। होगा क्या? मेरा ये पर्सपेक्टिव है, इंफॉर्मेशन नहीं है। होता ये है कि जब प्रेशर बढ़ता है तो जो रूलिंग अलायंसेस होते हैं वो टूट फूट का शिकार होते हैं। खुद मैं इस्लामाबाद में था पिछले दिनों, खुरम दस्तगीर साहब भी, हम इकट्ठे थे इलेक्शन कमीशन के सामने, तो मुझे PTI के कुछ MNAs मिले। वो कहते हैं हम हलकों में नहीं जा पा रहे, महंगाई की वजह से लोग हमें वहां पे घुसने नहीं देते और डेवलपमेंट का 1 रुपया नहीं हमें मिल रहा। अब 7 महीने हो गए, अगर अब मिल भी जाए तो हम काम नहीं करवा सकते अगले आने वाले दिनों में। आपको भी पता है पहले 5-6 महीने होते हैं, ये तो प्रोसेस है 3-4 महीने का होता है। जो टेंडर होंगे, फिर उसके इश्यूज आएंगे, फिर प्रॉब्लम्स आएंगे, वो चैलेंज हो जाते हैं टेंडर। अच्छा, मुझे थोड़ा सा, मुझे ना ब्रेक से पहले जरा कमल शाहजेब साहब को लाने दीजिए। समझ रही है? ठीक है, मैं समझ गया। बेसिकली तौर पे आप दोनों ये समझते हैं PMLN और PPP का
मौकफ है कि ये जो एक अमेरिकन प्लान है ये यहाँ पे कामयाब, जो हारून रशीद साहब जिसकी तरफ इशारा करते हैं कि अरब और अमेरिकन प्लान है, ये आपको यहाँ कामयाब होते नजर नहीं आता फरवरी के आखिर में? आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है? तो एक मैं नाजरीन एक और चीज़ नहीं आपकी तरफ तवज्जो दिलाता हूँ कि हमने अब से थोड़ी देर पहले समी इब्राहिम साहब से हमने एक कैमरे से क्वेश्चन पूछा उनसे भेज के कि जो बिलावल जरदारी भुट्टो ने अदम एहतमाद की तहरीक की बात की, ये किस हद तक खतरनाक हो सकती है और किस हद तक एक डिवीजन है PMLN और PPP में, और किसकी बात आखिर में चलेगी? जो उन्होंने कहा है वो सुन लेते हैं, फिर कमल शाहजाद साहब से उनका रिएक्शन लेते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो डोमिनेट करती हुई हमें नज़र आ रही है और मुस्लिम लीग नवाज मरीम नवाज साहबा ज़रा थोड़ा सबड्यू लग रही हैं। गुफ्तगू तो वो बड़ी करती हैं तेज़ो तरार, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो भी कोई एक जेस्चर देना चाह रही हैं गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, कि हम भी मज़ाकरात के लिए ओपन है। वो जो एक एहतजाज की पॉलिटिक्स थी, जो इस्तीफ़ों की पॉलिटिक्स थी, उससे तो PDM जो है वो पीछे हट गई है। तरीके अदम एतमाद टेबल ज़रूर करने पर इनका कंसेंसस हो जाएगा मुझे लगता है। इस वक्त सिचुएशन है उसमें आप देखें जो कंपोजिशन है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, खान साहब को बहुत चंद वोट्स की अक्सरियत हासिल है, तो अलाइज खफा भी होते हैं और भी बहुत सारी बातें हैं। मुझे लगता है कि एक सियासी ड्रामा होगा। फरवरी से पहले जो सियासी हालात की तब्दीली है वो मुझे नहीं नज़र आती, मुझे नहीं लगती। ये आपने सुना, और अब आते हैं कमल साहिबा की तरफ। बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं कि अब जब इतनी बड़ी तहरीक के बाद एक अदम एहतमाद की मूव, नो कॉन्फिडेंस वोट आएगा, तो इसमें बड़ी जान होगी, इसमें सख्ती होगी। आपके पास कोई बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है भी नहीं है और ये एक डेंजरस मूव होगी जिसको PPP लीड करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मोहित। PDM की बात सुन ली और एनालिस्ट की बात सुन ली, मैं क्विकली आपको रिस्पॉन्ड कर दूँ। देखें, जो हर दफ़ा बजट अप्रूव होता है ना, वो हुकूमत का अदम एतमाद या एतमाद उसमें सामने हो जाता है। अगर बजट अप्रूव नहीं हुआ मीनिंग ख़त्म हुकूमत। तो हमने पहले बजट से भी बातें सुनी, इनकी भी सुनी, उनकी भी सुनी, बाकियों की भी सुनी कि बजट पास नहीं होगा, बड़ी थिन मेजॉरिटी है। बजट पास हुआ, पहला भी हुआ, दूसरा भी होगा, अगले 3 भी होंगे। ये अभी आपको बता रही हूँ। जितनी अदम एतमाद की तहरीकें बेशक लानी है ले आए। अच्छा, फिर खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि सेनेट में अभी आपको पता है चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक आई संजनानी साहब के खिलाफ जी। तो 2006 में इनके लीडर नवाज शरीफ साहब और उनकी लीडर बेनज़ीर साहिबा ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर साइन किए। फॉर्मली उसमें 23 नंबर शेक है, आप चेक कर लीजिए, और उस पर लिखा हुआ एग्री किया है कि टू स्टॉप ये जो हॉर्स ट्रेडिंग एंड फ्लोर क्रॉसिंग और जो करप्शन होती है इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, इन स्पेसिफिकली सेनेट इलेक्शन विल बी हेल्ड थ्रू शो ऑफ हैंड। ठीक। अब वो कह रहे हैं कि जी मावराए आइन मुदाखलत का वो मतलब वो हाथ नहीं, आप ये कह रही हैं कि बेसिकली इनको एग्री करना चाहिए कि शो ऑफ हैंड। अभी आप बता दीजिए कि इस वक्त शो ऑफ हैंड या एक ओपननेस या एक जो ट्रांसपेरेंसी हम लाना चाह रहे हैं, उसके अगेंस्ट कौन खड़ा हुआ है? यही खड़े हुए हैं ना जी, जिन्होंने साइन करके वो एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है जिसको ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। तो प्रिंसिपल्स ही रॉन्ग हैं। दूसरी बात ये है, इन्होंने कहा जी हम साफ और शफाफ आइन का प्रोसेस चाहते हैं। अभी अगर फॉर इंस्टेंस हुकूमत, आप समझें इनके ख्वाबों के लिए या खुशी के लिए मैं कह दूं, फॉर इंस्टेंस की हुकूमत अगर चली जाती है, आपने क्या तरमीम की है आइन में, आपने क्या प्रोसेस में बेहतरी लाई है? इलेक्शन तो उसी तरह होंगे। और आपने कहा या इस्टेब्लिशमेंट पे जो आप सारा ओनस डालते हैं या बर्डन डाल देते हैं, क्योंकि सिंध में तो फरिश्ते आए थे इलेक्शन कराने, लेकिन बाकी सारी जगह पे शायद इस्टेब्लिशमेंट आई थी, तो वो तो आपने खुद कह के मंगवाए थे। प्रॉब्लम तो सारी आती है उस प्रोसेस में, जब आप बायोमेट्रिक प्रोसेस पे नहीं जा रहे या फिर आप उसको डिजिटलाइज नहीं कर रहे। जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वाहिद लीडर हैं जो इसकी बात कर रहे हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे? ये तो डिस्प्यूट लगा रहेगा। हम दो बेसिकली सवाल आपने उठाए हैं जो हमें ब्रेक के बाद हम छोड़ के जाते हैं। मैं अभी 1 मिनट जरा कंप्लीट कर लूं, थोड़ा सा मुझे एक मौका देखिए। दूसरी बात ये है कि जो चौधरी साहब ने फरमाया कि जी आवाम जो है वो महंगाई और नौकरियां, वो आवाम का और हमारा मामला है, हम उनसे निबड़ लेंगे। अगर आप हमारी प्रोग्रेस पे बात करेंगे तो मैं स्पेसिफिकली आपको इकोनॉमिक फिगर्स भी दूंगी, आपको मैं नौकरियों के फिगर भी दूंगी, और इनकी 12 साल की जो हुकूमत है सिंध में उससे कंपैरिजन करके नहीं, आप जरूर दें, हम 1 बाय 1 करते हैं। लेकिन बेसिकली 2 बुनियादी सवाल यहाँ पे खुर्रम साहब के लिए और चौधरी मंजूर साहब के लिए रेज किए हैं कमल साहिबा ने, और वो ये हैं
कि सेनेट में अगर आप कहते हैं कि मावरे आइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेज इंटरवीन करती हैं पार्लियामेंट के प्रोसेस के अंदर, तो फिर सेनेट में आप हाथ खड़ा करना, शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी पे एग्री क्यों नहीं कर रहे, जबकि आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में खुद इसके ऊपर आपने कंसेंसस किया था बेनज़ीर भुट्टो और जनाब नवाज शरीफ साहब के दरमियान। और दूसरी चीज़ ये है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे क्यों आपका कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा? अगर हुकूमत चली भी जाती है तो फिर इन्हीं कवानीन के तहत इलेक्शन होंगे जिन कवानीन को आपने बुरा समझा है। ये दोनों सवाल छोड़ के जाते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और इसका जवाब लेते हैं खुर्रम साहब से, चौधरी साहब से आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। सवाल तो हमने छोड़ ही दिए थे जो कंवल साहिबा ने रेस किए खुर्रम दस्तगीर साहब के लिए, चौधरी मंजूर साहब के लिए, लेकिन कंवल साहिबा बड़ी तैयारी करके आई हुई हैं। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का वो प्रिंट आउट भी लाई हैं 2006 का, जिसमें शिक 23 ये कहती है टू प्रिवेंट करप्शन इन फ्लो क्रॉसिंग ऑल वोट्स फॉर द सेनेट इन इनडायरेक्ट सीट्स विल बी बाय ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट। ये इसकी पहली शिक है। दोज वायोलेटिंग द पार्टी डिसिप्लिन इन द पोल शिल स्टैंड disqualified by letter from the parliamentary party leader to the concerned speaker or the chairman senate with a copy to the election commission for notification purposes within 14 days। मैं क्विकली जाना चाहूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब चौधरी मंजूर साहब की तरफ। चौधरी मंजूर, कंवल का ये कहना है मंजूर साहब कि आप दोनों यानी यहाँ खुर्रम दस्तगीर साहब भी हैं PMLN की तरफ से पीपल्स पार्टी, आप दोनों ने 2006 में मायदा किया, उसके बाद 2008 से 13 तक आपकी हुकूमत थी, 2013 से लेकर 2018 तक PMLN की यानी खुर्रम दस्तगीर साहब की पार्टी की हुकूमत थी जिसमें ये अहम मिनिस्टर रहे बहुत सी चीज़ों पे। लेकिन जो एग्रीमेंट आपने किया था कि सेनेट के इलेक्शन को शो ऑफ हैंड से किया जाएगा, शफाफियत होगी, ओपन होगा, विजिबल होगा, उस पर कोई प्रोग्रेस आपने 10 बरस तक नहीं की, इसकी क्या वजह? कुछ चीजें ऐसी थी जिनको हम करना चाहते थे। उस वक्त की जो जमातें थी, बाकी जमातें इंक्लूडिंग PMLN, उन्होंने उस वक्त मुनासिब नहीं समझा, इंक्लूडिंग नैब लॉज। अब समझ रहे हैं कि नहीं, हमने कुछ गलत किया, उस वक्त करने चाहिए था हमारे दौर। अच्छा, ये तो आप सर बड़े पोलाइटली कह रहे हैं कि आपका इन तरमीम में सेनेट में और नैब की तरमीम में PMLN ने ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है, सारों पता है। और ये कई बार मुस्लिम लीग नवाज खुद कह चुकी है कि हाँ हमने उस वक्त गलती की थी। जो मैं बात करना चाहता हूँ कि देखिए, इसमें जो सेनेट का ऊपर का इलेक्शन है उसमें शो ऑफ हैंड होना चाहिए, लेकिन जो ट्रांसफरेबल वोट है, बतौर वकील मुझे पता है 2 जगह पे सिर्फ ये इलेक्शन होता है, एक पाकिस्तान बार काउंसिल का और एक सेनेट का। मुझे नहीं समझ आती कि जो ट्रांसफरेबल वोट है उसको आप शो ऑफ हैंड के जरिए कैसे कर पाएंगे। वहां पे तो आप प्रायोरिटीज लिखते हैं, आप 10 तक प्रायोरिटीज लिख सकते हैं और आपका 10वें नंबर वाले को भी पहले नंबर वाला पढ़ सकता है ट्रांसफरेबल वोट के अंदर। ये चीज है। दूसरी, नहीं आपकी जितनी मर्जी, मसलन फर्ज कर ले अगर मैं इलेक्शन करवा रहा हूं तो मैं कहता हूं जी कि आप सारे वोट जो हैं वो नंबर 1 को डाल दें, नंबर 2 पे आप सेकंड प्रायोरिटी, सारे के सारे नंबर 3 पे, 4 पे, 5 पे, तो वो जब जिसके पॉइंट्स पूरे होते जाएंगे वो निकलता जाएगा, अगले वोट हो सकता है ना बाद में। आप नहीं देखिए वो कैसे आप करेंगे। चलो सर, गोल तो शफाफियत है, ट्रांसपेरेंसी है, उसको पब्लिक कर दें, बाद में उसको वेबसाइट पे डाल दें सेनेट की कि किसने किसको वोट डाला था। शो ऑफ हैंड ना करें, वोट पब्लिक कर दें। नहीं, कैसे आप, हाँ ये हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं अमेरिका में वोट एक तरमीम जा सकता है ना जिसकी जरूरत है। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे मेरी बात, अगर आप चाहते हैं जिसकी आज आपको जरूरत है, आपको एक जरूरत है, वो आज ही आप डाल दें। मैं तो वैसे इस हक में हूं कि सेनेट का इलेक्शन भी बराह रास्त होना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ एक तरमीम जो आपको आज फायदा दे रही है, आप उसको लेकर उठाकर आ जाएं और बाकी कहें कि नहीं कोई बात नहीं, कोई हमने नहीं करना, तो ये ऐसे नहीं होगा। एक पूरा कंप्लीट एक तरमीम लेकर आए जो इलेक्शन कमीशन की जरूरत है, तो उसके अंदर इसका हिस्सा हो। दूसरी बात, मैं ये कह रही हूँ कि इस तरमीम का फायदा सबको है, आने वाले टाइम में है। आपका ट्रांसपेरेंसी का इशू है, फ्लोर क्रॉसिंग होती है, लोग वहां से पर्ची ऐसे दिखा रहे होते हैं और बिकते हैं, मंडी लगती है। अच्छा, देखिए हमारी पार्टी वाहिद पार्टी थी जिसने 20 अपने सिटिंग MPs क्यों निकाले थे, क्योंकि उन्होंने अपनी वफादारियां बदली, आपने उनका रेट लगाया। चौधरी साहब को बात मुकम्मल कर, जी चौधरी साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। अच्छा देखिए हम ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जो मैं खुर्रम साहब और बाकी दोस्तों से बात कहना चाह रहा हूँ, आपसे भी कहना चाह रहा हूँ कि देखिए हम इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च, हमने कहा है कि साहब ने कहा सारे बार करेंगे, हम इस्लामाबाद चले गए, प्रेशर क्रिएट हो गया, इमरान खान इस्तीफा अगर नहीं देते, फर्ज कर लें, तो क्या होगा। हम ये चाहते हैं कि उस वक्त इतना प्रेशर आ जाएगा कि अलाइज भी और इनके अपने जो है अंदर से
जो टूट फूट होगी वो मुनासिब टाइम होगा कि हम सारे ऑप्शंस अपने इस्तेमाल करें, और हम सारे ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए तैयार बैठे। सो ये एक स्ट्रेटजी है, एक हिकमत अमली है, जिसमें अल्टीमेटली सारे लोगों को ये समझ आ जाएगी जब वो माहौल बनेगा, एटमॉस्फेयर बनेगा। क्योंकि पहले 2 साल होते हैं, इन्होंने खारजा मूव, खारजा फ्रंट पे फेलियर है, या आप जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस उसके अंदर आप कश्मीर के इशू पे टेबल नहीं कर सके आप रेजोल्यूशन, तो आपने बाकी दुनिया में, यूनाइटेड नेशन में या बाकी जगह पे क्या करना है? जो हालत आपने इकोनॉमी की है, जो हालत आपने, मैं जाना तो वापस सेनेट पे चाहता हूं, लेकिन आपने एक दिलचस्प बात की है चौधरी साहब, आपने एक बड़ी दिलचस्प बात की है कि हम सारे आ जाएं, प्रेशर क्रिएट हो जाए, प्राइम मिनिस्टर फिर इस्तीफा। नहीं, ये तो चौधरी मंजूर साहब की लाइन का कोई मसला मुझे लग रहा है, थोड़ा सा प्रोड्यूसर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको थोड़ा सा सर एक सेकंड वो लाइन आपकी थोड़ी ठीक कर ले, बिकॉज आपकी आवाज जो है वो कटती है। खुर्रम साहब, चौधरी साहब ये कहते हैं कि हम तो तैयार थे सेनेट के ऊपर ये शफाफियत में, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 2006 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के दरमियान में जो एक कंसेंसस या एग्रीमेंट हुआ, हम उसको इंप्लीमेंट करना चाहते थे, लेकिन पीएमएलएन की कोई ऐसी मसलहत थी कि ना नैब की रिफॉर्म पे प्रोग्रेस हो सकी, ना सेनेट के इस पे क्या? मैं स्पेसिफिक्स से मैं आगाह नहीं हूं कि मैं इस कमेटी का रुकन नहीं था, क्योंकि हमारे सामने तो जो मुसवदा सब ने एक कंसेंसस के साथ जो अचीव किया 18th अमेंडमेंट की सूरत में, वो हमारे सामने आ गया और वो हमने जो है वो पास कर दिया। तो इसमें ज़रूर इख्तलाफात हुए होंगे, बाज़ इशूज़ के ऊपर, बाज़ पे नहीं हुए, या बाज़ और भी जमातें थी उन्होंने सबके एतराज़ात हो सकते हैं। इशू मैं फिर कहूँगा कि अगर ये हुकूमत संजीदा होती और अहल होती तो आज से कई माह पहले ये बतौर मुसवदे की, देखिए पिटीशन कोर्ट में फ़र्क चीज़ है, मुसवदे की सूरत में पार्लियामान में ये लेकर ओपन बैलेट लेकर ओपन बैलेट कह रहे हैं, तो आपने पहले ये कहा कि ये इनको लाना चाहिए था पिछले 2-2.5 साल। ये कहती हैं, और आपने सुना, ये कहती हैं कि भाई आपकी 10 बरस हुकूमत रही दोनों की, आप दोनों ने एग्रीमेंट किया था, 10 बरस आपने प्रोग्रेस नहीं की, अब तो हम ले आए हैं, ये तो अभी आए हैं 2-2.5 बरस में। ये नहीं ले आए ना जी, ये अदालत के अंदर चले गए हैं, अदालतें उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क ये एडवाइस लिए नहीं ना, हमें जब आइन में ऐसे मामला जो आइन में लिखे हुए हैं उनमें तब्दीली की जगह पार्लियामान है, जिसके ऊपर ड्यू, देखें कोर्ट की कार्रवाई मुंतखब नुमाइंदों की ड्यू डिलिब्रेशन नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये एक अच्छी चीज करना चाहते हैं तो अच्छी चीज का अच्छा तरीका इस्तेमाल करें ना, हमारे पास आए जहां हम बैठे हैं मुंतखब नुमाइंदे, हमसे बात करें, दोनों। दूसरी एक और बात भी जो है, देखिए 2017 में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी इस्लाहात हम कर चुके हैं। 2017 में जो इलेक्शन एक्ट ने आया था, जो कि इलेक्शन एक्ट 2017, हाँ, ऑमनिबस था, जिसमें तमाम दूसरे जो एक्ट थे पुराने उनको कंसोलिडेट किया गया था। पीटीआई उस पूरे प्रोसेस का हिस्सा थी। इशू उस कानून में नहीं है, इशू मावराए आइन है। इसका मतलब है इशू वो है जो उसमें कानून में नहीं लिखा हुआ, वो कहीं और से इंटरवेंशन आई। और आपको याद है कि बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 2018 के इंतखाबात से पहले कि जी इस दफा जो तमाम पोलिंग स्टेशन है उनके अंदर भी सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी, उनके अंदर भी जो है वो सिक्योरिटी के एहलकार मौजूद होंगे हर बैलेट बॉक्स के ऊपर। उस पर एतराज है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस तरह का दबाव पड़ा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से फरार हासिल किया, एब्डिगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको रोका नहीं जा, उसको कानून से रोका नहीं जा सकता। हम ये कह दें अच्छा जी ये कानून है कि आप कह देंगे जी इलेक्शन कमीशन इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं पास करेगा, लेकिन यह इशू यही है बार बार जो मुदाखलत होती है और जिस किस्म के इशूज उठते हैं, इसका तरीका यही है कि हम एक पुरअमन जदोजहद के जरिए पीटीवी पर कब्जा किए बगैर, डंडे चलाए बगैर, इस्लामाबाद पुलिस को मारे बगैर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आज जिस तरह लिखा हुआ है वादा कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला के बाद मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में इक्तदार होगा, हम वो वादा पूरा करना चाहते हैं। 2 चीजें हैं, एक तो आपने तरीका सही इख्तियार नहीं किया सेनेट की यानी इलेक्शन के हवाले से, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और दूसरा ये है कि कैसे होगा, ये तो एक ट्रांसफरेबल वोट है। देखें जी, सुप्रीम कोर्ट पे हमने भी डंडे सोटे नहीं मारे, हमने उनके सामने जाके रखा है, हमने चढ़ाई नहीं की, हमने उनसे कहा कि इंटरप्रिटेशन दे दें। दूसरी बात ये है, हमारे तो अभी हुए 2.5 साल, हमारी तो अभी चल रही है। हम अभी कल से असेंबली ऑन है ना, आज हम सेशन में बैठे हुए थे, ये भी वहीं मौजूद थे। हम ले आते हैं, कल प्राइवेट मेंबर डे है,
इनके में से भी किसी को अगर एतराज़ नहीं है तो ले आए, या हमारे में से ले आते हैं, गवर्नमेंट ले आती है। आप देख लेना, दूध का दूध पानी का पानी होगा। रज़ा रब्बानी साहब जो इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मेन जो लोग हैं, जिन्होंने क्राफ्ट किया, जो पुराने इनके मेंबर्स हैं, वो आपको इस वक्त कुछ और बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी चीज से नहीं मान रहे हैं। वो कहते हैं नहीं जी ये तो आइन के बिल्कुल खिलाफ होगा कि अगर शो ऑफ हैंड होगा या इस तरीके से होगा। मुझे ये बताइए चौधरी साहब को रिस्पेक्टिवली मैं सवाल पूछूंगी, जब आपने ये डॉक्यूमेंट बनाया था तो क्या मैकेनिज्म को सोचे बगैर बनाया था? उस वक्त आपने क्या सोचा था कि आईनी तरमीम ही लानी पड़ती ना? आपका जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है या आइन ये कहता है कि अगर कोई शख्स किसी और को वोट दे देता है तो उसका जो वो अपनी मतलब ज़मीर के खिलाफ उसने कुछ भी नहीं किया, तो फिर आप क्यों शोर मचाते हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग हो गई? फिर क्यों शोर मचाते हैं कि जी वो मंडी लग गई? फिर उन 14 लोगों के बारे में आपने खड़े होकर भी दावे किए थे ना, सेनेट के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी खड़ी हुई थी, नून लीग खड़ी हुई थी, शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स उठा के चलाइए, बिलावल की स्टेटमेंट्स चलाइए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। फिर किया क्यों नहीं? क्यों नहीं आया कोई आपकी तरफ से? तो कोई कभी भी नहीं इस पे स्टेप फॉरवर्ड किया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 2017 एक्ट बना है, लेकिन जो इलेक्शन का प्रोसेस है जो एक इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए या जिसमें एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो तो अभी भी आप कन्वेंशनल तरीके से करते हैं। वही स्कूल के टीचर्स हैं जिनको आप बिठाते हैं। तो आप मैं आपको पता, मैं कारकुन हूं, मैं ऑन ग्राउंड जाके काम करती रही नॉर्थ पंजाब की, आई वाज प्रेसिडेंट 2018 में, और वहां स्कूलों में एक जो गर्ल्स स्कूल था उसमें सुबह 4 बजे जाके हमने उनसे वो लिए रसीद। तो हम क्या कहें कि हमारे खिलाफ वहां पे काम हो रहा था? वोटिंग हो ही नहीं रही थी, औरतों को खड़ा किया हुआ था लाइन में और वोट एक साइड बंद की हुई थी। प्रोसेस चेंज करें। आपका प्रपोजल क्या है? अगर हम सारी अवाम जो है वो एटीएम मशीनें यूज कर सकते हैं, हमारा हर बंदा मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकता है, तो हम बायोमेट्रिक पे जाके क्यों इलेक्शन नहीं कर सकते? मसला ही खत्म हो जाए, आपकी जो काउंटिंग है वो हो जाए। एक मिनट, लास्ट मुझे सिर्फ एक नहीं करना, नहीं पहिया इजाद हुआ है, हमने सिर्फ लाके उसको सैंपल इस पे एक डिटेल डिस्कशन को, इससे मैं आगाह हूं कि इलेक्शन एक्ट की जो डिस्कशन थी उसमें बड़ी तवील गुफ्तगू हुई, और उस तवील गुफ्तगू और बहस के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को रिजेक्ट किया उस कमेटी ने। ठीक है, ये बात क्लियर है। ये इसमें कि ये नहीं था कि हमने कंसिडर ही नहीं किया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को, क्योंकि पाकिस्तान पूरे भर में इलेक्शन होना है। बड़े शहरों में तो आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी अब मौजूद है, लेकिन अक्सर जगहों पे रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी मौजूद नहीं है। और 2018 में ये मत भूलें कि आरटीएस सिस्टम का एक्सक्यूज भी 3 दिन जो है वो 3 घंटे जो है वो बंद हो गया। वो हम कैसे भूल सकते हैं? हमारी 15 सीटें गई हैं, हम कैसे भूल सकते हैं? बंद हो गया जी, बंद हो गया। उनकी 15 सीटें नहीं, सीटें तो हमारी गई हैं, लेकिन चलें इस पर बात यह है कि अगर इनकी भी गई हैं तो इसका मतलब है कि मावराए आइन मुताबिक एक और पार्टी साहब 2/3 से भी ज्यादा आ गई है। साहब इन दोनों के दावे हैं कि हमारी सीटें गई हैं। पीएमएलएन का ख्याल है कि आरटीएस के बैठ जाने से इनकी 15 सीटें गई हैं, पीपीआई का ख्याल है उनकी गई हैं। ये क्या वजह है कि आरटीएस के खिलाफ आप तो शोर मचाते हैं लेकिन आपकी सीटें बढ़ गई आरटीएस के बैठ जाने से? इसकी क्या वजह है चौधरी साहब? नहीं, हम तो आज भी बैठे हैं। आप इनके एक वजीर हैं मियां मोहम्मद सोमरो साहब, उनके खिलाफ पिटीशन है। 2 बार सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर गए हैं तो सू करें। 5000 से एजाज जाकरानी को हराया हुआ है, 15000 वोट रिजेक्ट किए हुए हैं। जो डॉक्टर फमीदा मिर्जा साहब हैं उन वाली देख लें। चेयरमैन साहब को बम पे कराची से हराया, कराची के सारे रिजल्ट तो किए गए और सारा सीटें तो सर आपकी 1-2 बढ़ गई ना 2013 के मुकाबले। 18 के इसलिए बढ़ गई में पीपल्स पार्टी की सीटें सिंध में पहले से ज्यादा बढ़ गई। मैं आपको एक सिंपल लॉजिक दे दूं, मैं आपको सिंपल लॉजिक आप चेक कर लें इसको, जो मैं लॉजिक देने लगा। जो ये काम करने वाले थे मावराए आइन, जो इलेक्शन जितवाते और हराते हैं, उनकी कैलकुलेशन में ये नहीं था कि पीपल्स पार्टी को खवातीन इतनी बड़ी तादाद में सिंध में वोट दें। आप सारे रिजल्ट्स देख लें, इन्होंने जो कैलकुलेट किया हुआ था वो यही था, जो मर्दों का पोलिंग बूथ निकलेगा वो औरतों का। पीपल्स पार्टी को एक्स्ट्रा वोट जो पड़ा, सारी सीटों जो ज्यादा सीटें भी आई और पीपल्स पार्टी ने सीटें जीती, वो खवातीन के वोट की वजह से और वो बीबी की वजह से हम जीत गए, ज्यादा सीटें भी ले गए। लेकिन उसके बावजूद, धांधली के बावजूद ये हमने ले गए। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक क्विक जवाब इस पे ये दे देखिए डॉक्टर साहब, एक सवाल है अली जैदी वर्सेस सीएम सिंध का, जिसमें जी प्लीज मैं अभी एक सवाल आपको देना चाह रहा था कि सीएम सिंध का ये कहना कि भी मैं अकाउंटेबल नहीं हूं, जबकि फेडरल गवर्नमेंट जो है
वो उनको पैसे दे रही है कराची के हवाले से, और वो तो अली जैदी ने पूरा ख़त लिख के उसकी डिटेल दे दी है। सीएम सिंध ने तो यही कहा था कि उन्होंने बदतमीज़ी की है, लेकिन अली जैदी ने बता दिया है कि मैंने तो सॉलिड वेस्ट और बाकी सारी जो लोकल गवर्नमेंट चीज़ें थी उनका मैंने जो है उसकी मैंने डेवोल्यूशन की बात की थी। वो कह रहे हैं कि वीडियो है तो वीडियो भी रिलीज़ कर दें। क्या वजह है कि सीएम सिंध जो है वो आंसरेबल अपने आप को नहीं समझते हैं, जबकि वफाकी हुकूमत उसमें कैश इंजेक्ट कर रही? डॉक्टर साहब पहले मुझे ये बताएं कि कोई खैरात में दे रहे हैं किसी को पैसे? ये पैसे किसके हैं? डिविजिबल पूल में कैसे जाते हैं पैसे? वहां के लोगों के हैं ना। तो कलेक्टर आप हैं, बेशुमार जगह पे कलेक्टर सूबे होते हैं, तो इनसे तो ये पूरा कलेक्ट नहीं हो रहा। सिंध ने अपना जो रेवेन्यू है वो 102% किया है, तो अगर इनसे कलेक्ट नहीं हो रहा और ये उल्टा एहसान जताते हैं कि हमने आपको पैसे दे रहे हैं, भी आप अपने घर से दे रहे हैं, तो सिंध के लोगों का राइट है जो उनको पूरा नहीं मिल रहा। आपने 138 अरब रुपया कम दिया सिंध को, 200 लेकिन क्या वफाकी हुकूमत सवाल भी नहीं पूछ सकती? डिविजिबल पूल के अंदर मेरी एक बात सुन ले। सो आप उठकर बैठ जाते हैं और बदतमीजी करते हैं हर मीटिंग के अंदर। हाँ, सीएम सिंध ने कहा, वो किसको जवाब दे हैं? वो जवाब दे हैं जिन्होंने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है, जिन एमपीएस ने, जिस असेंबली ने, वहां पे इनके जो नुमाइंदे वो भी रोज उनको उठकर अकाउंटेबल ठहराते हैं। तो वो फेडरल गवर्नमेंट को तो वो रोज खत लिखते हैं, वो कहते हैं कि हमारा ये जो है सीसीआई के अंदर बुलाएं। आप सीसीआई की मीटिंग्स ही नहीं बुलाते। कब की हुई है सीसीआई की मीटिंग? एक्चुअल ये सारे इश्यूज जो ये वहां पे इधर कमेटी बना दो उधर कमेटी बना दो, ये सीसीआई के खुर्रम साहब रहे हैं उनके मेंबर सीसीआई के। इनको पता है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है वो एक्चुअल प्लेटफॉर्म है, उसको यूज नहीं किया जाता कभी किसी जगह पे, और ये हर कोई उठकर बदतमीजी करता है। तो हर कोई बदतमीजी तो नहीं करता। ये आपका जवाब हो गया। मैं एक और इशू उठाना चाहता हूं, इस खत्म हो जाए। हमने सुना पिछले 92 न्यूज़ ही की 92। हाँ, बस एक और इशू है कि 92 न्यूज़ ही की ये ब्रेकिंग खबर थी अब से 2 दिन पहले कि कैसे वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाद और कन्वेंशन सेंटर्स के बाद इस्लामाबाद के अंदर F9 पार्क के 750 एकड़ का जो पार्क है उसको गिरवी रखकर 200 या 500 अरब रुपए का कर्जा लेने का फैसला किया एक बैंकिंग कंजोर्शियम से। और उसके बाद लाहौर एयरपोर्ट को भी और मोटरवे के हिस्सों को भी जो है गिरवी रखा जा सकता है और उससे पैसे रेज किए जा सकते हैं। जाहिर है कि ऐसी चीज़ है जिसपे ये एक नई चीज़ हो रही है पाकिस्तान में, इससे पहले नहीं हुई है, और इस पर बहुत से लोगों को तशवीश है, सिर्फ अपोजिशन ही को शायद तशवीश नहीं होगी। मैं खुर्रम दस्तगीर साहब से शुरू करता हूँ, इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? क्या ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है वर्ल्ड वाइड, ऐसा और भी दुनिया में होता है? ये जी, हमें तशवीश इस बात की है कि एक ऐसी हुकूमत जो पहले ही अपने 30 माह में 15,000 अरब का कर्जा ले चुकी है, 15,000 अरब का कर्जा ये ले चुके हैं, क्योंकि इमरान खान साहब देखें, टेक्निकल बात है, टोटल डेट एंड लाइबिलिटीज पाकिस्तान की जब हमारी हुकूमत खत्म हुई तो 29,889 अरब का कर्जा, तकरीबन 30,000 जो इमरान 30,000 अरब 30,000 अरब। उस बुनियाद पर आज ये 30 महीने में पाकिस्तान की पिछली तमाम हुकूमतों का 50% कर्जा 30 महीनों में ले चुके हैं। और इस ये नेट अमाउंट है, यानी जो कर्जे वापस किए हैं उसको निकाल के ये एक्स्ट्रा कर्जा जो हुकूमत ऑलरेडी ये 15,000 अरब कर्जा ले चुकी है और उसके पास तरक्की दिखाने को कोई नहीं है। लेकिन अगर हमने कर्जा लिया 10,000 अरब का कर्जा हमने भी लिया अपने 5 सालों में, हमारे पास सड़कें हैं, हमारे पास बिजली के प्लांट हैं, हमारे पास बंदरगाहें हैं, हमारे पास ज्यादा सड़कें बनाई। जी ठीक है, वो कहते होंगे, पर हमारे पास ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान के अवाम को तो कहीं नजर नहीं आ रही। हमारे शहरों में कहीं कोई, पंजाब के शहरों में कोई तरक्की नहीं है। और आप ये याद रखें कि हमने अगर 10,000 कर्जा लिया, हमने ज़रबे अज़ब लड़ी, हमने रद्द फसाद लड़ी, उन पर 400 अरब रुपया कर्जा जो है हमने खर्च किया। हमने सूबों को जो हम देते थे शेयर, जिसका भी जिक्र हुआ, वो 1,050 से उठाकर डबल किया, 2,100 किया। हमने डिफेंस बजट 550 अरब से उठाकर 1,100 अरब किया। तो हमारे पास तो एक जस्टिफिकेशन है। यहां ये काम जो करने जा रहे हैं, ये वो हुकूमत है जो 15,000 रुपया डबो चुकी है, 15,000 अरब रुपया डबो चुकी है, फिर ये तैयारे की लीज देना भूल जाते हैं, ये जनाब पार्लियामेंट का इजलास बनाना भूल जाते हैं, ये CNG मंगवाना भूल जाते हैं, ये वैक्सीन खरीदना भूल जाते हैं। और अब जब इस नालायक हुकूमत को मजीद इजाजत नहीं दी जा सकती कि पाकिस्तान के असासे गिरवी रखकर कर्जा लें, उसी काले कुएं में जाएंगे जहां 15,000 अरब। ये कमल हमें समझा सकें कि ये आपकी हुकूमत कोई ऐसी नई चीज कर रही है कि हमने पहले नहीं सुना कि आप सारे स्टेट एसेट्स को गिरवी रख रहे हैं? अच्छा जी, तीन बातें बता दूं। पहले तो जो इन्होंने इल्जामात लगाए भूल जाते हैं, बिल्कुल नहीं भूले हुए, सारे काम हो रहे हैं।
लेकिन ये जो बता रहे हैं वो गलत तरीके से बता रहे हैं। दूसरा, जिन मुराद अली शाह साहब की आप बात कर रहे हैं, मैं माजरत के साथ सिर्फ एक सवाल रखूंगी। 12वां साल है, वजारत खजाना का कलमदान उनके पास है, और दादू से अभी जो स्कैंडल निकला है पेंशन का, वो 2.5 अरब रुपए का है, जो 80 लोग एक ही खानदान के उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से नवाजे गए। खुदा का वास्ता है उस पर तो जरूर जवाब दे दें, वो तो सिंध से ही रिलेटेड है। हुकूमत को तो आप समझते हैं ना कि स्टेट विद इन द स्टेट कर लिया आपने 18वीं तरमीम के बाद के, हम तो जवाब देंगे। एक सवा मिनट है, ये तो बता दें कि F9 अच्छा, ये सकूक जो होता है ना, ये शरिया सकूक बॉन्ड शरिया कंप्लाइंट, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। आपकी मोटरवे M1 M2 M3 जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनके दौरे हुकूमत पे, इनके दौरे हुकूमत पे, जी हाँ, ये पहली दफा क्लैरिफिकेशन। जी हाँ, जी, एक सेकंड मैं आपको बता दूं। जब भी देखिए, एक मिनट मुझे अगर बता दूं, मेरा अंडरस्टैंडिंग थी कि इन्होंने की नहीं, दिस इज नॉट न्यू। और एक मिनट मुझे लास्ट सिर्फ बोलने दे। सुकूक के लिए आपको स्पेसिफिक एसेट आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जो नॉर्मल बोरोइंग है इंटरनेशनल, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तमाम एसेट्स इन प्ले होते हैं। जिस तरह हमने देखा है कि जी वहां ब्रॉडशीट हो गया, या रोजवेल्ट और स्क्राइब होटल जो है वो अटैच हो गए, वो दूसरी बोरोइंग है जिसमें सारे एसेट्स हैं, यहाँ स्पेसिफिक जो हैं वो अटैच होते हैं। शरिया कंप्लाइंट है, इसमें आपने अपना एसेट जो है उसके ऊपर आप रेंट पे कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट या उस तरीके से सूद नहीं दे रहे होते। और दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा ये इसलिए बेहतर मानी जाती है क्योंकि ये सस्ती है, इसमें लोग ज्यादा पैसे दे रहे हैं और इसमें रेट जो है वो आपको सस्ता मिलता है। और ये मंजूर साहब के हंसने की आवाज तो आ रही है कि वक्त नहीं बचा मेरे पास। अगर F9 पार्क, एक मिनट देखें, F9 पार्क ये उस तरीके से नहीं होता, ये उस तरीके से नहीं होता कि गिरवी रखा है और कॉन्फिस्केटिंग है। सर, इट्स जस्ट नोशनल। बोल रहे मलेशिया, UAE, सऊदीया ये सब कर रहे हैं। $1250 बिलियन के सकूक बॉन्ड इशू। के एम्प्लॉइज को देने के लिए पैसे नहीं है, कायदा यूनिवर्सिटी के लैब्स को देने के लिए पैसे नहीं है, पेशावर यूनिवर्सिटी को देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन F9 को गिरवी जरूर है। मेरा खत्म हो गया। डिस्कशन बहुत दिलचस्प थी। फैसला नाज़रीन आपका हमेशा की तरह। फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।